बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफजल। आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे, सबसे पहले मार्केट के ऊपर बात होगी, मार्केट की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है इसके हवाले से गुफ्तगू होगी। उसके बाद हम शामिल करेंगे न्यूज़, बहुत अहम न्यूज़, और उसके साथ मार्केट में जो आज रिज़ल्ट आया है उसमें एक कंपनी का बहुत ज़बरदस्त, उसके साथ हम शामिल करेंगे आपके सवाल जवाब। तो सबसे पहले मार्केट ने आज भी सेलिंग प्रेशर देखा गया। मार्केट मुसलसल पिछले हफ्ते जैसे परफॉर्म कर रही थी वैसे ही परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। मार्केट एक जगह पर हमें घूमती हुई एक रेंज बाउंड करती हुई नज़र आ रही है। अभी देखने जाने वाली बात यह है कि क्या मार्केट मज़ीद करेक्शन यहाँ से करेगी, या मार्केट में ये सेलिंग प्रेशर हम मज़ीद देखेंगे, या मार्केट इधर कोई स्पोर्ट्स पर खड़ी होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस वक्त मार्केट तकरीबन वैसे ही परफॉर्म कर रही है जैसा कि उसने पिछले हफ्ते परफॉर्म किया था। आज भी मार्केट में तकरीबन 1598 पॉइंट्स जो हैं उसकी कमी हुई है। जब क्लोजिंग दी है मार्केट ने तो उस वक्त इंडेक्स जो था वो 1,13,443 पॉइंट्स पर था। इसमें आप देख सकते हैं कि तकरीबन दिन भर जो कंपनीज़ हैं उनमें से 100 कंपनीज़ हैं KSE 100 के अंदर, जिसमें से 15 ने जो है सिर्फ प्लस में काम किया है, जबकि माइनस में तकरीबन 82 कंपनीज़ रही हैं और 3 कंपनीज़ ऐसी थीं जिनके अंदर कोई तब्दीली नहीं देखी गई। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो आज भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने पॉजिटिवली भी शो किया और इंडेक्स को संभालने की कोशिश की। इसमें FCCL ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, DG खान सीमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है, कोहाट सीमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है, और इस कंपनीज़ ने इंडेक्स को सहारा देने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़े कंपनियां, हैवी वेट कंपनियां, जिसमें मारी, एंग्रो होल्डिंग्स, इन सब को हमने देखा, PPL को देखा, OGDC और हबको, ये सब माइनस की तरफ थीं और इन्होंने इंडेक्स को नीचे की तरफ धकेला। तो इंडेक्स जो है वो अभी मजबूत नहीं हो सका। इंडेक्स पिछले हफ्ते की तरह, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, मुसलसल नीचे की तरफ जा रहा है। आज इंटरनेशनल सतह पे कल ट्रंप ने, जिस तरह के 2 दिन हो गए हैं हुकूमत संभाली है, उसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिलेशनिंग है उसके ऊपर सरमायाकारों की नज़रें हैं। कोई पॉजिटिविटी, कोई बड़ी न्यूज़ की तवक्को की जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई साइन एज सच नज़र नहीं आया। लेकिन इसके साथ ही इंडेक्स के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें एक और चीज़ जो जिसके लिए कंपनीज, सरमायाकार, सब स्टॉक मार्केट, एवरीवन इज़ वेटिंग, वो है जनाब मॉनेटरी पॉलिसी का इंतज़ार, जो कि इस वक्त अगले सोमवार को आ रहा है। तो देखना यह है कि अभी इसके ऊपर क्या ख़बरें आती हैं, क्या मज़ीद कट लगते हैं या किस तरह की हुकूमती पॉलिसी रह सकती है। जब तक ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो उस वक्त तक हमें मार्केट इसी तरह से रेंज बाउंड सिचुएशन में नज़र आ सकती है। अभी मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर है और जो सरमायाकार हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आ रहा। तो इसके बाद इस वक्त हुकूमत जो है वो अपनी जगह पर बहुत मुतमईन नज़र आ रही है। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब जो हैं वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पर ख़िताब करते हुए उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी मजबूत है, पाकिस्तान की इकॉनमी मजबूती की तरफ, मज़ीद मजबूती की तरफ बढ़ रही है, हुकूमत बहुत ज़्यादा मुतमईन है। और इसमें वो बता रहे हैं कि हम जो है चाइना के साथ CPEC के ऊपर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। पहले G2G जैसे कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारे रिलेशनिंग थे, अब हम B2B यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस रिलेशनिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बड़ी ओवरऑल पॉजिटिव हैं। स्टॉक मार्केट के हवाले से हम इस साल के दौरान बहुत ज़्यादा बेहतर होने की तवक्कुआत लेकर शुरू से, जब से साल शुरू हुआ था तो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन अभी तक जनवरी इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इंडेक्स ने कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं की। यहाँ से हम तकरीबन 1% भी मूवमेंट ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं गई है जनवरी के अंदर। ओवरऑल सिचुएशन जो है कोई इतनी ज़्यादा बेटर नहीं हुई है। मार्केट में एक ख़ास रेंज बाउंड में घूम रही है और अभी तक वो वाली करेक्शन जो एक बड़ी करेक्शन थी वो हम इस यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सके हैं, उस तरह से नज़र नहीं आई है। मार्केट 1,13,000 की सपोर्ट लेकर दोबारा 1,15,16 तक गई है और फिर 1,16,000 से आज 1,13,000 की तरफ वापस आई है। तो ये सिचुएशन ये ज़ाहिर करती है कि सरमायाकार इस वक्त भी कुछ ऐसी बड़ी बिग न्यूज़ की इंतज़ार में हैं कि जिसके बाद मार्केट चलना शुरू हो, और जो हमने
रैली 2024 के अंदर देखी थी, वही रैली अब हम 2025 के अंदर भी देखें। तो इसके लिए मार्केट को ट्रिगर होने के लिए, मार्केट को आगे बढ़ने के लिए, एक जंप लगाने के लिए इस वक्त एक बड़ी न्यूज़ का इंतज़ार है। देखते हैं कि ये न्यूज़ कब आती है। इसमें सबसे पहली बड़ी न्यूज़ जिसका एक्सपेक्टेड किया जा रहा है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। अगर एक बड़ा कट लगाती है स्टेट बैंक या हुकूमत फैसला करती है, तो उस सूरत में मार्केट के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि मार्केट इसको वार्मली वेलकम करेगी। देखे जाने वाली बात यह है कि क्या मार्केट ऐसा करेगी, तो ये आने वाला टाइम ही बताएगा। इसके बाद अभी हम देखते हैं आज की जो हमारी मार्केट के अंदर सिचुएशंस रही हैं। सबसे पहले ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है एच कार का। जी हाँ, इस साल हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले दिसंबर के जो हमारे सामने अदाद-ओ-शुमार आए थे, उसमें हमने देखा कि गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज़ की सेल्स में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया था, और वो इजाफा ही आज हमें एच कार के रिज़ल्ट्स में भी नज़र आया, जिसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए 566 मिलियन रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। और इस साल का जो उनका मुनाफे में इजाफा हुआ है वो 295% का ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है एच कार की परफॉर्मेंस में। एच कार होंडा कार एक ज़बरदस्त कंपनी जिसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। होंडा कार के बारे में आपको बताते जाएं कि 1992 के दौरान एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर पाकिस्तान में इस कंपनी ने अपना काम शुरू किया था, और 1994 में अपने कमर्शियल ऑपरेशंस का आगाज़ किया था। होंडा कंपनी जो जापान और इटलीस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मुश्तरका मंसूबे के नतीजे में कायम हुई थी, इसने आज बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स दिखाए हैं। अगर इन रिज़ल्ट्स के बारे में थोड़ी सी हम तफसील से बात करें, तो यहाँ पर मैं ये बात करना चाहूँगा कि इस सेमाई के दौरान जो है गाड़ी बनाने वाली इस कंपनी ने जो अपनी ईपीएस दिखाई है वो 3.97 रुपये थी, जबकि पिछले साल इसी टाइम पीरियड के दौरान सिर्फ 1 रुपये की ईपीएस थी। हम देख सकते हैं कि ईपीएस के अंदर भी ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है। तो अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि क्वेश्चंस हमें आज पूरा दिन मौसूल होते रहे हैं कि क्या एच कार आगे परफॉर्म कर सकेगा, एच कार की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो इस पर मैं अपनी बात करता जाऊं कि एच कार ने बिलाशुबा बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो देखें जो कंपनीज़ होती हैं इनके अंदर 2-3 तरह की सिचुएशंस होती हैं। एक वो वक्त होता है जब कंपनीज़ नीचे की तरफ सफ़र शुरू करती हैं, एक वो वक्त आता है जब कंपनीज़ ऊपर की तरफ सफ़र शुरू करती हैं और उनका रिज़ल्ट्स बेहतर आते हैं। तो इस वक्त एच कार के रिज़ल्ट्स में बेहतरी आना शुरू हुई है, तो अब हमें ये चाहिए कि हम एच कार को जमा करना शुरू करें, और आने वाले जो 6 माह, साल, 2 साल हैं उसके दौरान इसमें जो ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमारी बढ़ चुकी हैं, तो वो उन चीज़ों से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो एच कार को अभी आप जमा करना शुरू करें, और आइंदा आने वाले 6 माह, साल के अंदर इसके अंदर जो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है, बेहतरी आ सकती है, उसका फ़ायदा उठाएं। एच कार के रिज़ल्ट्स में बहुत बेहतरी आई है। ओवरऑल हमारा जो ऑटो सेक्टर है उसकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, सेल्स के प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा अच्छे बढ़ रहे हैं, और ऑटो फाइनेंसिंग बढ़ रही है। इंटरेस्ट रेट्स कमी होने की वजह से बैंक्स ने ऑटो फाइनेंसिंग ज़्यादा कर दी है। तो आने वाले दिनों में भी हम एच कार के अंदर भी यही तेज़ी देख सकते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर जमा करना चाहिए, और आने वाले 6 माह, 1 साल के अंदर इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स लेने चाहिए और फ़ायदा उठाना चाहिए, और उसके रिज़ल्ट्स जो नेक्स्ट सेमाई के आते हैं उस पर भी नज़र रखनी चाहिए। ये 3 क्वार्टर्स के रिज़ल्ट्स आए हैं, उसके बाद इसके पूरे 4 क्वार्टर्स के रिज़ल्ट्स आ जाएंगे, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा साइन होगा। तो अभी से थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें एंट्री लेते रहना चाहिए और उसको जमा करते रहना चाहिए। इसके बाद आज स्टॉक मार्केट के अंदर दूसरी बड़ी ख़बर, मारी के अंदर आज तकरीबन लोअर लाख लगा है, उसने काफ़ी नीचे जाकर क्लोजिंग दी है, और उसकी क्लोजिंग हमने देखी है 594 रुपये पर हुई है। वो उससे पहले वो 593 रुपये को भी टच करके तकरीबन 10% नीचे गया है। तो मारी एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। मैं इसके हवाले से एक तफसीली वीडियो पहले बता चुका हूँ। दिसंबर के अंदर हमने शुरू में ये वीडियो जारी की थी, उसमें हमने बताया था कि मारी ओवर प्राइस शेयर है। तो मारी ने आज भी वही हमें बताया है कि वो ओवर प्राइस था। 27 जनवरी को जो इसका रिज़ल्ट है, जिसमें फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स आने हैं, उससे पहले आज इस तरह से लोअर लाख लगा है।
तो बहुत से लोग इसमें से जंप लगा कर निकल गए हैं। उसकी वजह यह है कि मारी के जो मैंने पहले बताया था उस वीडियो में जो 1 माह पहले थी, उसमें भी मैंने ये बात आई थी कि जनवरी के रिज़ल्ट्स बहुत अहम होंगे, और इस वक्त जब दिसंबर के 17, 18, 15 तारीख़ों में इसको 900 रुपये पर ले जाया गया था तो ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हो चुका था। तो उस वीडियो में भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि अभी इस वक्त जो लोग ले रहे हैं वो इसमें फंस जाएंगे, स्ट्रक हो जाएंगे, और उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो आज वही प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ रहा है। अब जो इसके रिज़ल्ट्स आएंगे उस पर इसका फ्यूचर डिसाइड होगा, लेकिन रिज़ल्ट्स की बुनियाद पर भी इसकी जो प्राइस है इस वक्त, वो अगर देखा जाए रिज़ल्ट के अंदर जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उस हद तक नहीं है कि जो इस वक्त मार्केट के अंदर सिचुएशन नज़र आ रही है। तो एक ओवर प्राइस शेयर जो होता है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता है। इसी तरीके से जो अंडर वैल्यू स्टॉक्स होते हैं उनको ख़रीदना एक बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये स्टॉक मार्केट के जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बात सीखना होगी कि अंडर वैल्यू स्टॉक्स और ओवर प्राइस स्टॉक्स जब भी वो ख़रीदें तो उससे पहले उन्हें ये डिसाइड करना होगा कि क्या वो जिस कीमत पर जिस शेयर को ख़रीद रहे हैं क्या वो ओवर प्राइस्ड है। अगर वो ओवर प्राइस्ड है तो उन्हें वहाँ पे रुकना चाहिए और वेट करना चाहिए कि जब वो नीचे आ जाए तो फिर उसको ख़रीदना चाहिए। इसी तरीके से जो अंडर वैल्यू स्टॉक्स होते हैं वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, वो एक मौका होता है जिसमें हमने एंट्री लेके इंतज़ार करना होता है अच्छे टाइम का, और उसके बाद मार्केट उसको जैसे ऊपर लेके जाती है तो फिर प्रॉफिट टेकिंग और प्रॉफिट्स बनाए जाते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त आर्ट है। दोनों चीज़ों को हमें समझना होगा, अंडर वैल्यू और ओवर प्राइस्ड, ओवर वैल्यू। तो जब शेयर ओवर वैल्यू हो जाता है तो फिर उस वक्त उसके करीब नहीं जाया जाता, वो ख़तरनाक होता है, क्योंकि मार्केट के किसी भी सिचुएशन के अंदर वो सबसे तेज़ी के साथ नीचे की तरफ आता है। तो ये अंडर वैल्यू और ओवर प्राइस जो हैं इन दोनों को अगर हम अंडरस्टैंड करके सीखेंगे, समझेंगे, इस पे काम करेंगे, तवज्जो करेंगे, फोकस करेंगे तो हमें पता चलेगा। ये बहुत अहम है। ये आज भी मैंने बताया, जैसे कि ये मारी जो था इसका मैंने 1 महीना पहले बताया था, और इसी तरीके से आज वो रिज़ल्ट से पहले पहले वो सारी चीज़ें अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो दोबारा जाकर देख सकते हैं। इस हवाले से मैंने 2-3 चीज़ें आपके साथ अभी भी डिस्कस की हैं कि मारी का रिज़ल्ट आ रहा है 27 तारीख को, उससे पहले पहले उसने वो चीज़ दिखा दी है ओवर प्राइस्ड होने वाली। तो इस हवाले से अब मज़ीद जो लोग इसमें स्टक हैं वो बस थोड़ा सा वेट करें, सब्र करें और रिज़ल्ट का इंतज़ार करें। अगर रिज़ल्ट के अंदर कोई बहुत अच्छा कैश डिविडेंड अनाउंस होता है या कुछ बोनस शेयर्स दिए जाते हैं या कोई इस किस्म की चीज़ आती है तो फिर इसकी प्राइस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ सकती है। लेकिन अगर रिज़ल्ट्स में कुछ इस किस्म की चीज़ नहीं आती है, रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, तो फिर हमें इसमें मज़ीद भी डिक्लाइन देखा जा सकता है। इसलिए अभी फ़िलहाल इन्वेस्टर्स इसको स्टे करें और इसको होल्ड करें और रिज़ल्ट्स पर फोकस करें। इसके बाद नेक्स्ट जो अब ख़बर है वो है गनी गिलास के हवाले से। गनी गिलास ने आज जो है वो अपना एक जो उनका प्लांट है बंद हो चुका था, उसने दोबारा काम शुरू कर दिया है, ये उन्होंने अपना बताया है। इसके अलावा मारी के अंदर भी एक न्यूज़ है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि हम अपना एक और कंपनी है जिसके कोय सुल्तान माइनिंग कंपनी लिमिटेड, उसके 5% जो शेयर्स हैं वो हासिल करने के लिए उन्होंने मुआहदा कर लिया है। ये ओवरऑल पॉजिटिव ख़बर है मारी के अंदर। मारी एनर्जीज़ जो है अब बन चुका है, मारी पेट्रोलियम से उसने अपना नाम चेंज कर लिया है, मारी एनर्जीज़ लिमिटेड बन चुका है। तो ये जो कंपनी है मारी, ये अभी इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिटेल से बात कर चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट आने वाली किसी वीडियो में मज़ीद भी मारी के इन्वेस्टर्स के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि हमें इस पर काफ़ी ज़्यादा सवालात मौसूल होते रहे हैं। तो अभी एच कार का मैंने बता दिया आपको कि एच कार आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसको आप अभी जमा कर सकते हैं, अगले 6 महीने साल में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके रिज़ल्ट्स अच्छे होना शुरू हो गए हैं, डैट इज़ अ ग्रेट थिंग। अब नेक्स्ट जो है हम आपका एक सवाल शामिल करना चाहेंगे। इसमें इन्होंने पूछा है कि एक बंदा अगर सेल कर रहा है और दूसरा अगर बाय कर रहा है तो कंपनी को क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखें, अगर एक आदमी सेल कर रहा है या एक दूसरा ख़रीद रहा है या बाय सेलिंग हो रही है या जो ट्रेडिंग हो रही है, इससे एज सच कंपनी के प्रॉफिट्स में या कंपनी की सेहत पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि कंपनी को
थोड़ा बहुत जो उससे फ़र्क पड़ता है या उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो शेयर्स की प्राइस है। शेयर की प्राइस अगर ऊपर जाती है तो डैट्स मीन्स कि कंपनी की वैल्यू एंड वर्थ में इजाफा होता है, अगर शेयर की प्राइस नीचे जाती है तो कंपनी की वैल्यू एंड वर्थ में कमी आती है। तो ओवरऑल जो ट्रेडिंग चल रही होती है उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ए ने ख़रीदा और बी को बेच दिया, बी ने ख़रीदा और ए के पास चले गए। इस सारे प्रोसेस से कंपनी को एज सच फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर शेयर की प्राइस में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है या शेयर की प्राइस बहुत नीचे आती है तो इससे कंपनी को ज़रूर फ़र्क पड़ता है और कंपनी की जो वैल्यू वर्थ है उसमें फ़र्क पड़ता है। इस हवाले से भी हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ये प्रोसेस बताएंगे कि कंपनी को कैसे फ़र्क पड़ता है या कंपनी को क्या फ़ायदा होता है। लेकिन ओवरऑल रूटीन की जो ट्रेड चल रही होती है इसमें कंपनी के लिए एज सच कुछ नहीं होता। इसके अलावा एक और सवाल आया है, उसमें उन्होंने पूछा है कि आदम जी इंश्योरेंस और टैली के बारे में बताएं, तो इसकी अभी बाइंग करें या इंतज़ार करें। तो टैली के लिए तो आपको अभी इंतज़ार कर लेना चाहिए। आदम जी इंश्योरेंस जो है इसमें आप बाइंग कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी बाइंग करते रहें तो इसको आप थोड़ा सा जमा करते रहें। आदम जी इंश्योरेंस के अंदर मूवमेंट आने के काफ़ी बेहतर आने के चांसेस हैं। इसके अलावा एक और सवाल किया गया है कि जी मारी पेट्रोलियम को 900 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो अभी हम मारी का मैंने काफ़ी ज़िक्र हो गया आज की वीडियो में। सबसे ज़्यादा तो मैं ये बात करूँगा कि आप अभी रिज़ल्ट्स के ऊपर नज़र रखें। जैसे ही उसके रिज़ल्ट्स आएंगे तो उसके बाद हम दोबारा उन रिज़ल्ट्स का जायज़ा लेने के बाद ये तय करेंगे कि क्या सिचुएशन है, रिज़ल्ट्स कैसे आए हैं और उनका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। आने वाली वीडियोज़ में हम तमाम कंपनीज़ के जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी शेयर करेंगे आपके साथ, और साथ ही आपके साथ ये बात भी शेयर करेंगे कि इनका क्या इम्पैक्ट आ सकता है आने वाले टाइम पीरियड में, हमें इसके हवाले से क्या पॉलिसी अख्तियार करनी चाहिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसका ज़रूर अपने कमेंट्स में इजहार ख्याल करें, और इसके अलावा हमारी वीडियोस देखते रहें। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बटन दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको स्टॉक मार्केट के हवाले से वीडियोस मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।